तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहां पर बातचीत कर रहे हैं पत्रकारों से। हालांकि हम उनकी आवाज साफ तौर पे नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन कुछ घोषणाएं और इस जीत की औपचारिक घोषणा शायद यहां करते हुए आगे का कार्यक्रम वो क्या बताते हैं ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। कब तक सरकार बनेगी और कब पद ग्रहण होगा, कब शपथ ली जाएगी, वो सारी चीजें होंगी जिन पर बाजार की नजर साफ तौर पे बनी रहेगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और अब हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं और मार्केट एक्सपर्ट संदीप सब्रवाल भी। रामदेव जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आज के दिन ऐसा लगता है कि लोगों ने एक काफी खुशी जरूर जाहिर की, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली का रास्ता चुना है। सेंसेक्स दिन के हाई से करीब 800 पॉइंट अब नीचे आ चुका है। क्या काफी स्ट्रेस्ड हो गया था बाजार और यहां पर आपने भी निकलने की राय दी है? I mean, trading is not my specialty, so clearly advising on one-day movement or intraday movement is not my specialty, or I'm not part of that game. So, लेकिन ये जो हुआ है, I mean, थोड़ा मेरे को सरप्राइज हुआ कि इतना बड़ा मैंडेट के बाद भी मार्केट ऊपर जाके काफी नीचे आया है। लेकिन इट्स अ क्लासिक केस ऑफ बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। सो जो 8-10 दिन से जो इंटेंस जो स्पेकुलेशन चल रहा था, तो उसमें से जो स्पेकुलेटर्स को जो प्रॉफिट हुआ, क्लियरली देयर इज अ प्रॉफिट टेकिंग बाय देम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाइंग इज हैपनिंग राइट नाउ। सो वील सी दैट all kinds of people, foreigners and domestics, everybody is buying, but I think speculative selling is more than that at this juncture. So still markets are, we have some time in the market. Still, I think we have still 30-40 minutes and market can change color, but आप उम्मीद करें फिर से हम 7500 तक करेंगे आज के दिन, या फिर आप कहेंगे लॉन्गर टर्म में अब आप ज्यादा बड़े फिगर्स पर ध्यान दें? 8000 जैसे यूबीएस भी कह रहे हैं निफ्टी का इस साल का टारगेट होना चाहिए, उस बड़े गेम के लिए प्ले करें और शायद आज से ही खरीदारी की शुरुआत हो निवेशकों के लिए। हाँ जी, मेरे ख्याल से I mean, nobody knows what is going to happen in next half an hour or next 1 or 2 days, but जो आगे जो एक साल, और मैं तो बोलूँ कि आपने मोदी साहब को 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, एटलीस्ट 5 साल का इन्वेस्टमेंट हाइजन रखते हुए आई थिंक वन शुड स्टार्ट बाइंग नाउ। सर, क्या होगा 5 साल का टारगेट एलोकेशन जो है बहुत सारे पोर्टफोलियोज में? 5 साल का टारगेट, आई मीन से एटलीस्ट कीप एटलीस्ट 15% कंपाउंड विच विल डबल इट इफ नॉट 4 times। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहां से डबल हो सकता है बाजार, 50,000 का सेंसेक्स का टारगेट आ सकता है। ये अच्छी बात जिस तरह से हम देख रहे हैं संदीप, इनफैक्ट एफआईआईज के जो टारगेट रिवाइज हो रहे हैं वो तो लगता है कि बाजार आगे निकल जाता है फिर वो रिवाइज करते हैं, लेकिन रामदेव जी ने एक स्पष्ट टारगेट यहां से दिया है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी हाँ, मार्केट में थोड़ा अगर कोई घबराने की बात तो है तो यही है कि फॉरेन ब्रोकरेजेस कैसे अपग्रेड करना शुरू हो गए हैं सडनली, और 8000 के ऊपर के टारगेट्स आने शुरू हो गए हैं। मेरा टारगेट इस साल के शुरू में करीब 7700 का था निफ्टी का, जब ये सब इवेंट्स नहीं हुए थे, तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी वो टारगेट होल्ड करूँगा। लेकिन अब यहाँ से निवेशकों को मेरे हिसाब से ये नहीं देखना चाहिए कि मार्केट में डाउनसाइड कितना है, गिरेगा क्या। अब ये है कि मार्केट में चढ़ाव कितना आएगा और अगले कुछ सालों में मार्केट अच्छा ही रहेगा जिस तरह का मैंडेट आया है। तो अब निवेशकों को डरना नहीं चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं है घुसे तो कल घुस सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के आज इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि अब स्मॉल कैप्स का टाइम आएगा, एक स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का समय अब आया है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क स्मॉल कैप्स में होता है अनसर्टेनिटी का। वो एक अनसर्टेनिटी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो अभी तक मैं भी खुद अपनी बाइंग में भी और लोगों के एडवाइस में भी हम लोग मिड कैप्स तक जा रहे थे, उसके नीचे नहीं जा रहे थे। तो अब हमें लगता है कि कुछ स्मॉल कैप्स जो एक टाइम पे मिड कैप होते थे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, अब स्मॉल कैप हो गए हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का अब टाइम है जी। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है निपुण, वो ये आई है कि काफी कंपनियां बहुत लेवरेज हो गई हैं, अब उन्हें ब्याज दरों में कटौती का इंतजार है। आरबीआई गवर्नर कहेंगे आप पहले फिस्कल डेफिसिट 4% पे ले आओ तो हम कटौती करेंगे। लगता है कि इतनी जल्दी रिवाइवल होगा इन कंपनीज का? कुछ हद तक एक ग्रेजुअल रिवाइवल होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट इसमें रिवाइवल हो जाए। आपने आरबीआई की बात की, क्लियरली ऑन द वन साइड एक फिस्कल डेफिसिट का इशू है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का इशू है, तीसरी तरफ अगर ग्रोथ आता है और ग्रोथ के साथ साथ
अगर इन्फ्लेशन कुछ हद तक बढ़ता है, हमने जो अभी हाई इन्फ्लेशन अभी देखा वो एक रिलेटिवली लोअर ग्रोथ पे देखा था, अगर जीडीपी ग्रोथ और बढ़ता है यहाँ से और उससे अगर डिमांड का और डिमांड पुल होता है और उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन पे और भी प्रेशर आता है और शायद हम इन्फ्लेशन इसी लेवल्स पे देखें या फिर और बढ़ता हुआ देखें, तो क्लियरली इंटरेस्ट रेट्स बहुत जल्द नीचे नहीं आएंगे, जिसकी वजह से एक जो छोटी कंपनियां जो लेवरेज्ड कंपनीज हैं उन पे या मिड साइज कंपनीज हैं उन पे भी एक इंटरेस्ट का प्रेशर आ सकता है। सो क्लियरली आई थिंक जो कैश रिच कंपनीज हैं जहाँ पे फोकस लेवरेज का कम था, जो इंटरनल अक्रूवल्स जिनके पास काफी हैं, जिनके पास उस पे स्मॉल कैप्स पे या मिड कैप्स पे फोकस करें तो एक फंडामेंटली साउंड कंपनीज हो जाएंगे क्लियरली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत जल्द एटलीस्ट अगले 3 से 6 महीने में बहुत जल्दी नीचे आ जाएं ऐसी उम्मीद नहीं है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढेर सारी रहेगी। यहाँ पर पहले भी कई लोग कह रहे थे कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने वाली है रामदेव जी, लेकिन इन तमाम ऑप्शंस के बीच आपके रेडार पर वो कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स है जहां पर आपको लग रहा है लीडरशिप रहेगी इस तेजी में? क्लियरली एक बात तो जरूर है कि जितने फाइनेंशियल्स हैं उनको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी सेक्टर में फायदा होता है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स के ऊपर जरूर पड़ता है और क्रेडिट साइकिल का इम्पैक्ट इज मैक्सिमम। सो जैसे गवर्नेंस सुधरेगा, इकोनॉमी में मोमेंटम आएगा, तो क्रेडिट साइकिल जो है, जो आपके जो बैड लोन्स हैं उनका जो प्रपोर्शन जो है बैंक्स के लिए काफी कम होगा, एंड सो दैट विल बी द डायरेक्ट बेनिफिट इमीडिएटली। सो दैट सेगमेंट इज क्लियरली वन ऑफ द विल रिमेन वन ऑफ द फोकस। दूसरा ये है कि आपके पास जो बिजनेसेस चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, आई थिंक द opportunities will open up now. I mean, lot of new opportunities will open up, and कुछ companies जो they were not doing as well as they can do now in the new circumstances, irrespective of size, say telecom companies. So they are, ये छोटी companies नहीं हैं, लेकिन यदि proper reforms हुए telecom में, and बहुत कुछ प्रॉब्लम टेलीकॉम से चालू हुआ था ये पीछे गवर्नमेंट के लिए, सो आगे गवर्नमेंट में भी टेलीकॉम का रिफॉर्म हुआ और ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडियन टेलीकॉम इज रियलाइज्ड in next 5-7 years. I think despite their large companies, they can do very well. So अब यहाँ से समझ में आएगा कि नई सरकार की सोच क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, what are their goals in next 5 years, what are things they want to achieve, and where exactly the maximum changes are going to happen, and who is going to be the beneficiary, who has a good management, who has a good infrastructure and good execution capability. So I think telling which company today is going to be tough. I think broadly all the good companies will do much better than what it is thought today. बिल्कुल, और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शिकायत, बाजार की सबसे बड़ी शिकायत थी कि फैसला नहीं ले रही थी सरकार। विनीत नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनीत जी, क्या कहेंगे? ये एक साफ मैंडेट है स्थिर सरकार के लिए, गठबंधन का दौर खत्म हुआ, छोटी पार्टियों का दौर खत्म हुआ, स्थिरता देखने को मिलेगी यहां से आगे, मानना चाहिए? देखिए, 1984 में जब राजीव गांधी जीत कर आए थे तो इससे बड़ा मैंडेट था, पर राजीव गांधी के पास ना तो नेतृत्व क्षमता थी ना विजन था, वो बेचारे मजबूरी में राजनीति में धकेल दिए गए थे। नरेंद्र मोदी के पास लीडरशिप क्वालिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। जो अभी थोड़ी देर पहले आपकी चर्चा चल रही थी, संघ की भूमिका पहले भी रही है, आज भी है, कार्यकर्ताओं की भूमिका पहले भी रही है, आज भी रही है। ये जो बहुत एक्सेप्शनल मैंडेट मिला है, इसके पीछे बिल्कुल साफ कारण यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के आम मतदाता को ये बताने में सफल रहे हैं कि मैं आपको जो विजन दे रहा हूं, जो लक्ष्य दे रहा हूं विकास के, वो पूरे करके दिखाऊंगा। पिछले 1-1.5 साल में देश के अनेक यूनिवर्सिटीज में, IIT चेन्नई, नेशनल यूनिवर्सिटी कलकत्ता, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सब जगह मैं लेक्चर देने गया और मुझे आश्चर्य होता था ये देखकर कि नौजवान सिर्फ मोदी 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 यही कहते थे। इतना ही नहीं, गांव-गांव में, उड़ीसा, बिहार, ऐसे इलाकों में जहां कभी बीजेपी का नाम नहीं रहा, तो लोग बोलते थे हम ना जाने बीजेपी क्या है, हम तो मोदी पे मोहर लगाएंगे। तो ये जो विजन सेल किया है मोदी ने अपना विकास का, और जो क्षमता है, वो विकास सही रास्ते पर होगा, गलत होगा, पूरा सही होगा, थोड़ा सही होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन एक विजन सेल किया है और वो विजन लोगों ने खरीदा है और अब उन्हें उम्मीद है। अब बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है कि अपेक्षा से 1.5 गुना समर्थन मिला है, तो जितना बड़ा समर्थन मिला वो ये बताता है कि लोगों की अपेक्षाएं जो बताई गई थी उससे भी कहीं ज्यादा है।
अब जी। इतनी सारी अपेक्षाओं विनीत जी, को पूरा विनीत जी, करने के लिए चूंकि यहाँ पे हम लोग जो बाकी बैठे हुए हैं थोड़ा बाजार पे, इकोनॉमी पे ज्यादा नजर रखते हैं, तो आप हमको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि ये जो सपना एक ड्रीम सेल कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करने लगते हैं, जैसे कि 1991 में नरसिम्हा राव साहब ने किया था, तो उससे तकलीफ भी होती है। अगर आप पावर सेक्टर में रिफॉर्म करने जाएंगे तो पावर के दाम बढ़ेंगे, अगर आप रेलवेज में रिफॉर्म करने जाएंगे तो रेल का भाड़ा बढ़ेगा। क्या लोग इसके लिए तैयार हैं, ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये नेतृत्व की क्षमता होती है कि अगर उसको कोई ड्रीम सेल करना है तो उसके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस चुनाव में आपने देखा किस तरह नरेंद्र मोदी ने सारी आशंकाओं को धता बताते हुए सफलता के झंडे गाड़े। अब यही बात है इकोनॉमिक मॉडल की। इकोनॉमिक मॉडल को लेके जो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे आम जनता को, जो पर्यावरण के भी सवाल उठते हैं, कई बार लेबर के राइट्स के भी सवाल उठते हैं, इन सब सवालों में मोदी क्या मॉडल तैयार करके लाते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, इस पर निर्भर करेगा। पर एक बात यह समस्या और है कि जब तक प्रांतीय सरकारें सहयोग नहीं करें तब तक बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए प्रांतीय सरकारों का सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी होगा और उस दिशा में मोदी मुझे लगता है कुछ बहुत ही रेडिकल कदम उठाएंगे। हो सकता है कुछ राज्यों की सरकारों को जाना पड़े उसका समुचित आधार बनाकर, लेकिन यह बहुत जरूरी होगा कि अगर डिलीवरी करनी है तो अपने विजन को लोगों तक कम्युनिकेट करना और उसके साथ साथ सरकारों का सहयोग लेना, तब कुछ इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। उम्मीदों पर खरा उतरना ही सबसे बड़ा अब चैलेंज रहेगा अब इस नई सरकार के लिए। रंजन साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, इस पर्टिकुलर इलेक्शन में हमने देखा है जो जाति का वोट था, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के जो वोट थे उसके बियॉन्ड गया है और यहाँ पर लार्जली वो यंग वोटर वाला कार्ड प्ले होता हुआ दिखाई दिया और उसी ने शायद बीजेपी के लिए डिलीवर भी किया है। अब उन यंग वोटर्स के लिए आप क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये प्रमुख मुद्दे होने चाहिए सरकार के, पहले उनको फुलफिल करें और उसके बाद बाकी चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले बिल्कुल आपने सही कहा कि जो यंग वोटर्स है उन्होंने मोदी के विकास के जो सपने हैं, जैसा हमारे अभी सहयोगी कह रहे थे कि मोदी उन यंग लोगों को वो सपना बेचने में साकार हुए हैं, तो उन सपनों को फलीभूत करने के लिए, उसे ग्राउंड रियलिटी में चेंज करने के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो अभी एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा कंट्राडिक्शन ये है कि जब कभी भी हम बाजार या आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ उसका बड़ा कंट्राडिक्शन चलता है कभी कभी। तो ये मोदी के लिए और बीजेपी की नई सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि क्या एम्प्लॉयमेंट रेट को ग्रोथ रेट के साथ जोड़ के बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार की पहली सी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो नरेगा की योजना हो, फूड सिक्योरिटी की योजना हो, उसके ऊपर मोदी किस तरीके से एक्ट करते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ लोगों को नौकरी देने का ही नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोजमर्रा की आय उतनी नहीं है, पर कैपिटा इनकम उतना नहीं है, वो देखना, उसको भी देखना पड़ेगा। और तीसरी बात, पर कैपिटा इनकम आप बढ़ा रहे हैं और कॉर्पोरेट का इनकम बढ़ा रहे हैं, उस दोनों के बीच में भी कई बार डिफरेंसेज आता है कि जिस गति से हमारी इकोनॉमी बढ़ती है और जिस गति से कॉर्पोरेट की कमाई बढ़ती है, कभी कभी उस दोनों के बीच में भी अगर ज्यादा डिफरेंस होता है तो समस्याएं वहीं की वहीं धरी रहेंगी। तो ये तीन तरह के कंट्राडिक्शन मोदी को समझना पड़ेगा, उनकी सरकार को समझना पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट रेट को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट हो या प्राइवेट निजी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट हो, बिल्कुल सही है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए आंकड़े कहां से मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि यहां इस टेबल पर हम लोग जितने बैठे हुए हैं, हम सभी 1991 के रिफॉर्म प्रोसेस की वजह से ही अपने अपने करियर में यहां तक पहुंचे हैं। और अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए होते तो ये चैनल नहीं होता, हम इस चर्चा को यहां पे नहीं कर रहे होते और शायद ये पूरा कैंपेन नहीं हुआ होता अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होते। क्योंकि जिस तरह से न्यू इकोनॉमी का, न्यू मीडिया का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है, वो सब कुछ और आम आदमी पार्टी का उदय तक इस रिफॉर्म की ही देन है। जी हाँ प्रदीप, और स्पीच आप देखिए, जो हम मोमेंटम की बात कर रहे थे, ऐतिहासिक दिन आज माना गया है, दुनिया देख रही है इन इलेक्शंस को और हम ऑफ कोर्स एफआईआईस के नजरिए से लास्ट पिक्चर सामने पेश कर रहे हैं। सीएलएसए के क्रिस वुड ने, फटाफट मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो ओवरऑल वेटेज है 2% से बढ़ाया है। उन्होंने कहा एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और प्रदीप, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि क्रिस वुड अकेले वो सबसे पहले एफआईआई थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय बाजारों में अगर एनडीए की गवर्नमेंट आती है, अगर एक बीजेपी लेड गवर्नमेंट आती है, तेजी आएगी और वो सही साबित हुआ है। जी विनीत जी शायद कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन दिनों अमेरिका में मंदी आई हुई थी, उन दिनों क्लिंटन ने एक नारा दिया था वहां पे कि आप रोजगार के लिए अपने गैरेज से शुरू कर दो,
आपके पास जो व्यवस्था है उसमें आप अपना रोजगार जनरेट करो। मैं समझता हूं कि जैसे अगर हम चीन का मॉडल लेके चले, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी कई बार रिएक्ट भी करते रहे, तो मैं समझता हूं जहां वो आर्थिक प्रगति के लिए बड़ी नीतियों की बात करेंगे, वहां वो इस तरह की भी क्लाइमेट पैदा करने की कोशिश देश में करेंगे कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और उसके लिए बिल्कुल विनीत जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये जरूरत है। सवाल यह होगा कि क्या पिछले 5 साल में रोजगार या तो केवल सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षित रहे हैं या फिर मनरेगा वर्कर्स के? क्या इन दो तरह के रोजगार से देश का विकास हो सकता है? शायद नहीं। और गुजरात बिल्कुल मॉडल नहीं। और और मैं कह रहा था कि आप पूरे देश में घूमिए, रोड साइड पर जो आपको ढाबे, जो खोखे मिलते हैं जिनमें साइकिल रिपेयर होती है, मोटर गाड़ी रिपेयर होती है, इनके लिए ना तो कोई बैंक लोन देता है, ना कोई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। नौजवान बच्चे किसी सीनियर कारीगर के यहाँ अप्रेंटिसशिप करके अपने खोखे खोल लेते हैं, पर उनका जो हैरेसमेंट होता है, उनको जो बिजली की सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, उनके जो एनक्रोचमेंट के उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जिनका हल अगर निकाला जाए तो इस देश का नौजवान जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बहुत आगे देश को। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं मनरेगा के तहत इन लोगों को लोन दिया जाए जो खुद से अपनी जीविका चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव सबरवाल हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी सभी मेहमानों से हम लेंगे इजाजत और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।